दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दीपक चौरसिया और इंडिया न्यूज पर महाभारत 2014 जो कि चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर तरह तरह की कवरेज हमारे जारी हैं। हम नए नए तरह के प्रोग्राम लेकर आते हैं, हम नए नए तरह के फॉर्मेट लेकर आते हैं, लेकिन मकसद एक है, आम जनता को, आम वोटर को जागरूक करना, देश की युवा पीढ़ी को ये बताना कि क्या सही है क्या गलत है। हम निर्णय थोपते नहीं, हम निर्णय लेने में उनकी मदद करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो इस हमारी संसद की ये है कि इसमें हर मुद्दे पर खुले दिल से चर्चा होती है और चर्चा के कुछ नियम भी है। यहाँ पर जो दो पैनलिस्ट होते हैं हमारी तरफ से, वो बोलते हैं 2-2 मिनट पहले और उसके बाद चर्चा का आगाज होता है, शुरुआत होता है। भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या जिसे अगर दीमक कहा जाए भारतीय राजनीतिक सिस्टम में तो गलत नहीं होगा। दीमक भारतीय राजनीतिक सिस्टम को क्यों खा रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल होगा बहस का कि आखिरकार भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को क्यों खा रहा है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पूरी संसद यहाँ पर मौजूद है, हमारी संसद मौजूद है। लेकिन जो मेन पैनलिस्ट है उसमें श्याम जाजू जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सुधांशु मित्तल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ प्रोफेसर किरण वालिया जो कि कांग्रेस की मंत्री रही हैं शीला दीक्षित सरकार में, लंबा अनुभव है, बहुत जानी मानी नेत्री हैं। मैं बीजेपी से चूंकि 2 लोग हैं इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि एक व्यक्ति अभी बोले और एक व्यक्ति बाद में बोले। मैं शुरुआत करता हूं भारतीय जनता पार्टी की। भ्रष्टाचार क्या दीमक की तरह देश को खा रहा है और क्या 2014 में ये एक मुद्दा है? सुधांशु मित्तल। श्याम जाजू। देश 16वीं लोकसभा के सामने जा रहा है। यूपीए 2 के कार्यकाल में, 1 और 2 के कार्यकाल में मिलकर इस देश में भ्रष्टाचार को जो शिष्टाचार बनाने का जो हुआ और उसके कारण पूरा देश चिंतित है। बहुत से लोग जिनको राजनीति में भरोसा नहीं, जिनको राजनीति में रुचि नहीं, ये भी सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि पहले से बदनाम राजनीतिक क्षेत्र अभी की राजनीति ने और भी गंदा कर दिया है और राजनीति की डिग्निटी दिन प्रतिदिन कांग्रेस वालों ने कम कर दी है। पूरा देश को इसका जवाबदेही इस आने वाले चुनाव में कांग्रेस को तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ही, पर इस भ्रष्टाचार को हम कैसे कम करेंगे और देश का फ्यूचर कैसे ब्राइट बनाएंगे, यह आम आदमी की चिंता का विषय है। इसलिए चिंतित होकर इस आने वाले चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर भ्रष्टाचार सामने आया है। किरण वाली, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं जो हमारे अभी भाजपा के एक सदस्य ने यहाँ पर कहा कि भ्रष्टाचार यूपीए की सरकार के वजह से मुद्दा बना। हमारी जनता बहुत ही जागरूक और सजग है और वो जानती है हर एक उम्मीदवार को और वो जानती है हर राजनीतिक दल को कि गठबंधनों की इस पूरी परिस्थिति में और अवस्था में लोग किस किस तरह के गठबंधन कर रहे हैं। और भाजपा उस 272 के आंकड़े पर पहुंचने के लिए, चाहे वो चौटाला सरकार हो या वो रामदास हो या येदियुरप्पा हो, सब कुछ अतीत भूलकर आज उस आंकड़े पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किरण वालिया जी, मेरा यहाँ पर सप्लीमेंट्री और बड़ा सीधा सवाल है। 10 साल यूपीए की सरकार रही, आखिरी के 10 भी क्या 6 महीने के भीतर राहुल गांधी को याद आया भ्रष्टाचार मुद्दा है और भ्रष्टाचार मिटाएंगे, बड़े बड़े पोस्टर छपवाए गए, अध्यादेश लाने की तैयारी हुई, लेकिन हुआ नील बटा सन्नाटा। इतनी देर से क्यों जागी कांग्रेस? अध्यक्ष जी, जो कांग्रेस पार्टी जब आरटीआई लाई थी वो कोई देर से जागने वाली बात नहीं थी। बहुत से लोग उस आरटीआई के आधार पर आज उस जगह पहुंच गए हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए एक बड़े दौर पर दिल्ली में इलेक्शन भी जीता। मगर वो किस तरह से आरटीआई का उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश करी और इस हथियार के जरिए वो कहीं लोकप्रियता को प्राप्त करने के लिए उनमें सत्ता की लोलुपता भी पैदा हुई। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई कांग्रेस अचानक जागी है। जब जन लोकपाल बिल की बात हुई तो भी उसको जो कांग्रेस को मुश्किलात हो रहे थे, चाहे वो पीएसी कमेटी में थे, चाहे वो स्पेशलाइज ढंग से जो जहां पर डिस्कशन होना था वहां पर सबको एक मत बनाना आसान बात नहीं थी जो कांग्रेस पार्टी करके दिखाया उन्होंने। कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया। सुधांशु मित्तल जी, येदियुरप्पा, क्या जवाब है इसका आपके पास? येदियुरप्पा को 2 केसों में गिरफ्तार करा गया था और दोनों केस हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जहां तक जवाब ये है। प्रश्न है भ्रष्टाचार का। अभी किरण जी कह रही थी कि भाई अध्यादेश लाने की कोशिश हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। देखिए, भ्रष्टाचार की लड़ाई बिल से नहीं होती है, विल से होती है। आप कितने दृढ़ संकल्प हैं, आपकी नीयत क्या है। जब 2G का मामला उठा
तो क्या कहा? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं गलत है, सब सही है, सब ठीक ठाक है, जीरो लॉस थ्योरी, और हर तरह की थ्योरी जनता को सुनाने की कोशिश करी गई। जनता को यह समझाया गया कि देखो तुम लोग नादान हो, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ ही नहीं है, कुछ था ही नहीं, कुछ गलत ही नहीं था। अब इनका दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य यह है कि इस देश के अंदर ना केवल कानून है, एक न्यायालय भी चीज है। न्यायालय ने जब जांच करवाई तो एक के बाद एक परतें खुली। 5 वर्ष में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदले। इनके यहाँ पर जो घोटाले हुए उसमें कभी मदन लाल खुराना जी को आरोपित किया, कभी इन्होंने साहिब सिंह जी, अब तो आंखें मूंद ली, मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए। तो खुद 5 साल अपने ही मुख्यमंत्रियों पर इनको विश्वास नहीं रहा। बीजेपी की प्रामाणिकता क्या है? हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन है? नरेंद्र मोदी। आज जो सारा विश्लेषण, मूल्यांकन, वो उनकी प्रामाणिकता पे और उनकी विश्वसनीयता पे हो रहा है। पिछले 12 साल से उन्होंने क्या प्रशासन करा, उस प्रशासन में क्या भ्रष्टाचार था, क्या वहां पे लाल फीताशाही थी, वो सारी चीजों की प्रामाणिकता जो है देश को भ्रष्टाचार के विषय में आश्वस्त करवा रहा है। नहीं सुधांशु जी, यहाँ मेरा एक काउंटर पॉइंट है, और काउंटर पॉइंट ये है, ये उसी नरेंद्र मोदी की सरकार में पुरुषोत्तम सोलंकी है जिनके ऊपर 4 करोड़ का फिशरमैन घोटाले का आरोप लगा है। क्या उनका वो नहीं है, मैं आपको बताता हूं। पुरुषोत्तम सोलंकी का भ्रष्टाचार नहीं है? उनके वहां पे माइनिंग को लेके, सुनिए ना एक सेकंड, माइनिंग को लेके, इलीगल माइनिंग को लेके केस दर्ज हुआ था, और उसके फैसले आते ही फौरन वो फैसला स्टे कर दिया गया था। वो प्रशासनिक भ्रष्टाचार का कहीं उसमें दूर दूर तक भी मुद्दा नहीं है। और मैंने जैसा कहा, आज जग जाहिर है कि गुजरात में काम लोग जाते हैं, किसी से पूछ लीजिए, वहां लोग जाते हैं, वहां पे काम होता है, वहां पे भ्रष्टाचार नहीं है। एक भ्रष्टाचार रहित प्रशासन, एक संवेदनशील प्रशासन, एक विकास के प्रति कटिबद्ध प्रशासन, ये उन्होंने दिया। प्रशासनिक विश्वसनीयता, उनकी चारित्रिक विश्वसनीयता, आज देश को यह विश्वास है उनके कार्यशैली को देखते हुए, उनके कार्यकाल को देखते हुए 12 साल के, कि इस आदमी पे एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। और दूसरा उनके ना आगे ना पीछे, कोई ऐसा चीज नहीं है जिसकी वजह से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोगों को आशंका रखनी पड़ेगी। शिवा को लूंगा यहाँ पर, आप एक भगवान का दर्जा देते हो, तभी आप उन्हें भगवान का दर्जा देते हो। देखिए, भ्रष्टाचार की बात पर ही मैं आ रहा हूँ। देखिए, दरअसल बात यह है, सुनिए सुधांशु जी, अभी तक आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, अब कम से कम हमें मौका दीजिए कि हम आपको बताएंगे। बोलिए। देखिए, दरअसल बात यह है कि पिछले 10 वर्षों से यूपीए की सरकार रही। यूपीए की सरकार अगर जननी है भ्रष्टाचार की, तो आप उसकी समधन है, आप बच नहीं सकते, क्योंकि यूपीए की सरकार के अंदर जितना भी सब हुआ है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हुआ है, चाहे वो खनन माफिया सक्रिय हुए हैं, चाहे वो जो है कोलगेट हुआ है, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम हुआ है, बड़ी लिस्ट है भैया, बड़ी लिस्ट सबके साथ मिले हुए थे। आपने तो देश में देखिए, दरअसल बात ये, आप लोग गुनहगार हैं। मैं तो यहाँ तक, और सर दरअसल मैं आपको बता दूं, आप दूध धुले नहीं है। आज अगर आप मैं आता हूँ, आर्य जी मैं आता हूँ, आपने अपना पॉइंट आता हूँ, मैं डिटेल्स देता हूँ आपको, डिटेल्स देता हूँ कि किस तरीके से आपने देश को जितवाया। नहीं, आपने अल्लाह ने अध्यक्ष महोदय, 1 by 1 प्लीज, 1 by 1 किसी का सत्य चलेगा या सत्य चलेगा? नहीं, डॉक्टर कक्कड़ और आर्या साहब, कोई भी आरोप बिना सबूत के नहीं। ये आम आदमी पार्टी का मंच नहीं है, आम आदमी पार्टी वाले बिना सबूत के आरोप लगाते हैं। और एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। अध्यक्ष जी, हम आपको कहते हैं, आपने हमें समधन कहा है कांग्रेस का। एक मिनट, डॉक्टर कक्कड़ सुन लीजिए, देश को मालूम है, सुन लीजिए, 10 साल में 10 स्कैम हुए पार्लियामेंट में। नहीं आपका कोई था, नहीं कोई विपक्ष था, केवल भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करवाया। केवल सीएजी के सब विषय सदन पर रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन सवाल किरण वालिया जी से है,
सुनिए, आप अभी इन्होंने कहा मैं ब्रीफ लेके आया हूँ, सुधांशु मित्तल जी ने कहा मैं ब्रीफ लेके आया हूँ। मैं किरण वालिया जी से 1 मिनट सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं हर महीने एक मिनट सुन लीजिए, मैं हर महीने 30-40 RTI डालता हूँ। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल, आपने RTI के बारे में बहुत बोला, हमारे वहां पे एक लिकर शॉप है, सब लोग परेशान है। DSIDC के अंदर जाते हैं, आपको पता है RTI का क्या जवाब मिलता है? ये बोलते हैं कि जी वहां पे तो लिकर शॉप एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके बाद एपिलेट 1 के पास जाते हैं, एपिलेट 1 कहते हैं जी 1 महीना का नोटिस दे दिया, अब हम कुछ नहीं, बिल्कुल अब हम कुछ नहीं करेंगे। मैं इसलिए आपको देख रहा हूँ कि ब्रीफिंग नहीं है, इसलिए एक तो RTI की जो आप बात करते हैं, RTI अपने आप में एक बहुत ही टूथलेस टूल है। दूसरा मैं आपको ये बोल रहा, आपने कभी थोड़ी देर पकड़ा सुरेश कलमाडी को आप लोगों ने लोकसभा टिकट नहीं ली। आप मुझे बताइए, जिस आदमी ने इतना स्कैम किया है, क्या आपको उसको पार्टी से नहीं निकालना चाहिए? आप क्या, वाई शुड ही स्टे इन कांग्रेस? और थर्ड, शीला दीक्षित जी को आपने केरला करके कहाँ का गवर्नर बना के भेज दिया? किसको? शीला केरला का शीला दीक्षित जी को। शीला दीक्षित जी के ऊपर कोई भी दाग नहीं है। अरे दाग तो लगने का कोई बात नहीं है। अगर कोई कमेटी बैठ जाती है तो उसका नहीं, ये एडवोकेट रविंद्र कुमार जी, एडवोकेट रविंद्र कुमार जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ साबित नहीं है। प्रजातंत्र का अर्थ ये भी नहीं है कि कोई भी आरोप लगा दीजिएगा। ये बेबुनियाद कोई आरोप नहीं है। आपने सुरेश कलमादी जी को कांग्रेस से क्यों नहीं निकाला? एक एडवोकेट रविंद्र कुमार जी, उसके बाद आपके पास आऊंगा। मैं नहीं हो जाता सदन को बताना चाहता हूं कि जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यह बहस हो रही है, उसका जो सबसे बड़ा राजनीतिक मुकदमा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद रिश्वत कांड, वो मैंने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की तरफ से डाला था और उसमें मैं कामयाब रहा। और मैं कह सकता हूं कि 96 में बीजेपी की सरकार इससे बनी थी क्योंकि 31 सांसद जो उसमें रिश्वत के दोषी थे, वे सारे के सारे हारे थे और भाजपा के लोग जीते थे। अब सवाल यह आता है कि क्या बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ है? कर्मठ है, इस मैं कहूंगा वो रहने दीजिए, योद्धा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ है? नहीं, जब वो मुकदमा मैंने डाला, 13 दिन की सरकार बनी, अटल जी ने मुझे बुलाया और कहा कि अब आप इस मुकदमे को थोड़ा ढीला छोड़ दो क्योंकि हमारी सरकार गिर जाएगी। हमने और लेडी साहब ने इस बात को मना किया। उसके बाद जो मुकदमा आया, नरसिम्हा राव को और बूटा सिंह को 3 साल की सजा मिली। उसकी जो अपील डालनी थी सीबीआई ने, जो कि बीजेपी की सरकार थी, उससे हाई कोर्ट में नहीं डाली। हाई कोर्ट में जब मुकदमे का फैसला नरसिम्हा राव और बूटा सिंह के पक्ष में हो गया तो उसकी अपील जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में डालनी थी, बीजेपी की सरकार थी, मंत्री थे राम जेठमलानी, उसके बाद बने अरुण जेटली। मैं दोनों से व्यक्तिगत तौर पर मिला, उन्होंने कहा जी आप रहने दो, आपने बहुत कुछ कर दिया। देखिए वही जहां तक तीसरी बात में आता हूँ, अभी मैं जवाब देता हूं। मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ। रविंद्र जी, 13 दिन की सरकार ना, 13 दिन की सरकार का मुझे वृतांत दे दीजिए क्योंकि उस सरकार के बारे में मुझे बहुत पता है। अच्छा ये बताइए, अपनी बात करके फोन पे बता सकता हूँ। अभी बताइए ना, 13 दिन की सरकार में किस तरह हमारी सरकार गिरती है तो बताइए। मैं खुद हमारे पास जेएमएम का कोई समर्थन नहीं, हमारी जेएमएम की बात नहीं थी, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। बताइए ना, मैं भी आपको चैलेंज कर रहा हूँ आपको भाई। आप चैलेंज कर रहे हो, मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। अरे बताइए, मैं आपको सत्य आएगा ना। सत्य आना बहुत जरूरी है कि मैं 4 महीने में, वकील साहब आपने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है। 4 दिन में राम जेठमलानी और अडवाणी से पूछ के और दोनों के प्रमाण आपको दे दूंगा। बाधित हो रही है, विपक्ष के नेता कुछ सदन के लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बोलेंगे, आम आदमी पार्टी बोलेगी। जो बीजेपी कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, जब विनीत नारायण का केस आया, सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीवीसी एक्ट नया बनाओ। उस सीवीसी एक्ट में यह था कि जो सीबीआई है वो सीवीसी के कंट्रोल में होगी, लेकिन तब के जो कानून मंत्री थे अरुण जेटली, उन्होंने सेक्शन 6A सीवीसी एक्ट में डालकर ये प्रोविजन कर दिया कि जो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा उसकी जांच सीबीआई बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के पूछे बिना नहीं कर सकती। आपका पॉइंट नोट हुआ, सुधांशु भाई जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं शिवा को बोलूंगा। मैं और जरूर कहना चाहूंगी, ये इस तरह से काबिल हैं एक झूठ को बार बार कहने के लिए। उसका एक बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है बोफोर्स का। इन्होंने बोफोर्स का इस तरह से प्रचार किया कि खुद जब सत्ता में आए तो 5 साल बोफोर्स का कुछ नहीं निकाल पाए। तो जब आप सत्ता में आते हैं तो आप कुछ करते नहीं, जब आप विरोध में होते हैं तो आप भाषण देकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो नाटकीय ढंग से करते हैं। ये सदन के रिकॉर्ड में सच बात आनी चाहिए। पहला एफआईआर एनडीए की सरकार आने के बाद नहीं, जब आप विरोध में होते हैं तो आप भाषण देकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो नाटकीय ढंग से करते हैं। ये सदन के रिकॉर्ड में सच बात आनी चाहिए। पहला एफआईआर
एनडीए की सरकार आने के बाद हुआ है। बोफोर्स चूंकि मैं लगातार कवर किया हूं, उस पर लिखा हूं, लेकिन नहीं, पहला एफआईआर हुआ, उसकी चार्जशीट दाखिल हुई है, सारा उसी समय हुआ है। लेकिन मलेशिया में भी लड़ाई, उसको लाने में संकट हुआ, लेकिन जब इनकी सरकार आ गई तो जहां से केस भरा था वहीं खत्म करा दिया गया। इसलिए नहीं, बोफोर्स कांड में जो फैसला है उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। उसने लिखा है कि सबूतों के अभाव में, कि उनको एविडेंस नहीं लाया गया, इस कारण तो आप ला ही नहीं सके, आप कुछ कर ही नहीं सके। हमको याद है जब ये लड़ते थे, लेकिन ये तथ्य में थोड़ा सा 96 सरकार में एनडीए का कोई उसकी भूमिका अवधेश कुमार जी, किरण वालिया आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपकी तो विश्वसनीयता है। आपको अध्यक्ष जी, आम आदमी की जहां बात आती है, आम आदमी पार्टी तो रणछोड़ है, इनके बारे में बात करना भी वक्त बर्बादी है। किरण वालिया जी से मेरा सवाल यह है कि आपकी बातों से लगता है कि जैसे आप लोग साक्षात राजा हरिश्चंद्र हैं और जनता जो है गंधारी है, उसे तो कुछ दिखाई नहीं देती है। कोल आवंटन के फाइल के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो गायब कैसे हो गया था प्रधानमंत्री कार्यालय से कोल के फाइल? जहां बात आती है शीला जी को लेके, नया सरकार आने के बाद पोल ना खोल जाए इसलिए पहले भेज दिए गवर्नर बना के केरल में, क्योंकि इम्यूनिटी मिलती है, लीगल इम्यूनिटी। हर कोई जानता है इस चीज को। 5 साल के कार्यकाल में कोई छू नहीं सकते हैं उनको। अगर फाइल आ भी जाता है तो इम्यूनिटी के चलते, लीगल इम्यूनिटी के चलते वो नहीं हो सकता है। सुधांशु मित्तल जी ने कहा है कि हम लोग तो भाई एकदम क्या कहेंगे, जैसे कि साक्षात राम जी के भगत है, राम जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। अगर ऐसी बात है, 5000 करोड़ का घोटाला हुआ था झारखंड सरकार में, 5 ऐसे इंडिपेंडेंट का समर्थन लेके आप लोग सरकार बनाए थे, तो भ्रष्टाचार के मामले में इतना मॉरल इथोस क्यों गाते हैं आप लोग, जब मॉरलिटी नहीं है? समर्थन थी इंडिपेंडेंट के साथ, समर्थन थी। येदुरप्पा जी की जहां बात आती है, येदुरप्पा जी की जहां बात आती है, येदुरप्पा जी के ऊपर इतने सारे आरोप लगे, मॉरलिटी अगर रखना चाहते हैं, मधुकोड़ा की सरकार, आप जिस सरकार की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस का गठबंधन था। और सबसे बड़ी बात है कि कॉमनवेल्थ गेम्स को लेके 70,000 करोड़ के आसपास का घोटाला हुआ। सीएजी ने जब आरोप लगाया, शुंगलू कमेटी ने जब आरोप लगाया, अब सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को आप लोग नजरअंदाज कर देते हैं, कह देते कि इस रिपोर्ट को तो मानते नहीं है, इस चीज को मानते नहीं है, इस रिपोर्ट से सहमति नहीं है। अगर नहीं है तो ये जितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संविधान को दोबारा चेंज कीजिएगा और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को नल एंड वॉइड कर दीजिएगा। आप बहुत डाइग्रेस कर गए अध्यक्ष। आपकी इजाजत से कहना चाहूंगी, आपने कहा बिना कोई साबित, एक बिंदु मात्र भी साबित कोई आरोप शीला दीक्षित जी या उनकी सरकार के ऊपर नहीं है। आप अगर मन से ये सब मनगढ़ंत बातें बनाएं कि आज वो गवर्नर बन गई है, तो मैं इसके बहुत निंदा करती हूँ कि ये सिस्टम कितना करप्ट है कि सबको लूट होते हुए भी उस आदमी के ऊपर एक उंगली नहीं उठती। ये तो आम नहीं उठता है, मतलब चोरी करना बहुत सही और उसके बारे में कहे तो निंदा करना। प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाना चाहिए। किसी के ऊपर भी कोई आरोप साबित नहीं है शीला दीक्षित सरकार के किसी भी मंत्री पर या उनके ऊपर, और इसलिए मेरा एक बुनियादी सवाल है अध्यक्ष जी, निराधार है। मेरा इन सबसे अलग हटके एक बुनियादी सवाल है। एक मिनट आ रहा हूँ। आप अगर सोशल मीडिया साइट्स पे जाएंगी, वहां पे लोग पता क्या कहते हैं, मैं 500 करोड़ का करप्शन करने को तैयार हूं, 1000 करोड़ का करप्शन करने को तैयार हूं। क्या होगा, 1 साल जेल हो जाएगी ना, जेल होने के बाद तो 500 करोड़ रुपया मेरा। सवाल ये है कि तो मैं सोशल मीडिया के आधार पर क्या, तो आप ये देखिए, आप आज की जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप दो पार्टी जहां आज के 20, 25, 30, 35 साल के लोग ये कह रहे हैं कि करप्शन करो, 1 साल जेल घुमाओ, उसके बाद पैसा कमाओ। एक बात कहना चाहती हूँ, आप नई जनरेशन की बात, आप नई जनरेशन की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरा एक बुनियादी सवाल है इस सदन से भी, एक एक करके प्लीज, एक एक करके आ जाए। 1 मिनट श्याम जाजू जी जवाब देते, किरण वालिया फिर आप। अध्यक्ष जी, गुजरात की हाल ही में हुई हुआ है, उसका रिपोर्ट आने के बाद केवल हमारी मेजोरिटी है, हम कहेंगे वही सही, इसलिए रिपोर्ट आप खारिज कर देंगे और पूरी देश की जनता को मूर्ख बनाएंगे। ये काम कांग्रेस ने किया। नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर आप नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जहां पे इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, अभी गुजरात की तमाम यूनिवर्सिटीज में NSUI हाई मेजोरिटी से जीती है।
तो नई पीढ़ी को आप इतना कमजोर मत समझिए कि वो किसी भी राह पे चल पड़ेगी, वो भी अपना विवेक रखती है। तो सोशल मीडिया की बात पर आप जो बात कह रहे हैं वो कोई आधार नहीं बन सकती है कि कौन क्या कमेंट कर रहा है। अध्यक्ष जी देखिए, इस देश की लोकसभा का 65 लाख रुपया प्रति घंटे ये दोनों दल बर्बाद कर चुके हैं। आपने भी दिल्ली की जनता का टैक्स पेड मनी का बर्बाद कर चुका। फिर वही बातें दोहराई जा रही हैं, हमारे टीआरपी को भी बर्बाद किया जा रहा है। हम बुनियादी सवाल पर बात करें। बुनियादी सवाल ये है कि ये उस पर आरोप लगा रहे हैं, ये अपने जवाब दे रहे हैं और आप वाले ताली बजा रहे हैं। वो इस हमाम में नंगे हैं, वो भी नंगे हैं, मैं उन पर आऊंगा। मैं यह कहना चाहता हूं, जो पेड़ पौधे बीमार थे उनकी तो दवा दारू हुई, पर क्या करें जब पूरा खेत बीमार हो। ये पूरे खेत की बीमारी है अध्यक्ष जी। मैं अभी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की चर्चा हुई है, मैं एक डाटा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि 543 में से जो पिछली लोकसभा थी, 220 लोग सीरियस अपराध से, एफआईआर से सजायाफ्ता मुजरिम थे। और मैं एक डाटा पढ़ना चाहता हूं कि 74% जो कैंडिडेट दिए जाते हैं, मित्तल जी, मुझे लगता है अजय ये एक अलग मुद्दा है जिस पर अलग डिस्कशन हो सकता है। मुझे शिवा के पास जाना पड़ेगा। शिवा, एक सवाल है, मेरा एक सवाल है कि ये दोनों कैंडिडेट, ये दोनों पार्टियां इस बार जो कैंडिडेट्स को, जब बीज ही सड़ा हुआ होगा तो पौधे कहाँ से अच्छे होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो 543 पदों पे लड़ रहे हैं, कितने लोग अपराधी प्रवृत्ति के नहीं है, बाहुबली नहीं है। बस मैं यही दोनों लुटने का गम होता तो क्या गम था। धन्यवाद। नशेमंद के लुटने का गम होता तो क्या गम था। यहाँ तो बेचने वालों ने गुलशन बेच डाला है। आपने तो कौन बेच डाला है, आपने तो कौन। अध्यक्ष महोदय, सुधांशु जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि इनकी सरकार में आप व्यक्तिगत मैं तो व्यक्तिगत नहीं, मैं रोकूंगा। मुद्दे पे बात करेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे मिस्टर आर्या, मुद्दे पर बात करेंगे। शिवा बहुत देर से नहीं बैठी है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व जरूरी है। शिवा, भारत में बेरोजगार बैठा, भारत में भ्रष्टाचार एक ऐसा सार्वभौमिक, ईश्वर जैसा सार्वभौमिक एक इश्यू है जिसको हम दो पार्टियों के बीच में जब हम लिमिट कर देते हैं तो दिक्कत आ जाती है। अभी सुधांशु जी ने कहा कि जब ये भ्रष्टाचार पे बात करते हैं कांग्रेस वाले तो हास्यास्पद लगता है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो इन्होंने कहा ये आधा सच है। जब बीजेपी वाले भी जब बात करते हैं तो भी बड़ा हास्यास्पद लगता है। सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 70 छेद। और इस देश में आप मैं आम आदमी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप उसको पार्टी ना भी माने, अगर एक प्रेशर ग्रुप के भी तौर पे देखें तो भ्रष्टाचार को मुद्दा इसी एक दल ने बनाया है। और ये तो विकास की बात करना चाहते थे, ये भ्रष्टाचार की बात नहीं करना चाहते थे। सवाल ये है, आंध्र प्रदेश से जिस तरह नक्सल प्रॉब्लम जनहितैषी पॉलिसीज की वजह से आज काबू में हो गई, छत्तीसगढ़ में वो बढ़ती चली जा रही है। वो भ्रष्टाचार, वो वो माइनिंग माफिया, उसके ऊपर उसको केंद्र में लाके बात क्यों नहीं की जाती है। दिल्ली में केंद्र में ही सारा भ्रष्टाचार है क्या। सवाल यह है कि जो हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो जिस तरह से दिए जा रहे हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस को और विदेशियों को दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है। अभी फोर्ब्स की एक रिपोर्ट, इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है जिसमें दोनों पार्टियां संलग्न हैं, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है। तो सवाल फोर्ब्स की जो आपके यहाँ नए आवंटन हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात मैं कर रही हूँ। अच्छा, उसके अलावा आप ये बताइए कि जन लोकपाल बिल अगर कोई बड़ी अच्छी चीज है तो वो सिर्फ दिल्ली के लिए अच्छी चीज है ना। आपने कुछ ही बोल दिया। एक मिनट, आपने ना रिपोर्ट पढ़ी, ना आपने रिपोर्ट पढ़ी, ना आपको उसको तथ्य पता है। आप सदन में बैठकर गुमराह न करिए। आप सदन में बैठ के तथ्यों के साथ बात करिए, गुमराह न करिए। मैं उसमें कॉर्पोरेशंस के साथ में जो रिलायंस और हिंडाल्को और इन सब की क्या लिखा हुआ है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। एक मिनट, देखिए ऐसा है, जन लोकपाल बिल का क्या हश्र गुजरात में होता है ये सबको पता है। कैग ने 8 पॉइंट्स पर मोदी सरकार को चिन्हित किया है कि यहाँ पर मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है, तो उस पर बात समग्रता में कीजिए। भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा नहीं है कि एक पार्टी विशेष, और सिर्फ यही 2 पार्टियां नहीं है, बहुत सारे रीजनल खिलाड़ी भी हैं इसमें जो कि इनकी सब्सिडियरीज हैं, उस पर भी बात कीजिए। तो सवाल ये है, हम सब पर बात करें, हम एक व्यापक मुद्दे पर बात करें। शिवा, किसी एक पार्टी को निशाना बनाना हमारा मकसद नहीं है, चूंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास नहीं है, तो हम
भ्रष्टाचार इस बहस को यहीं तक सीमित रख रहे हैं। भ्रष्टाचार पे चर्चा बड़ी लिमिट हो जाती है जब हम सिर्फ कांग्रेस का भ्रष्टाचार देखना चाहते हैं। हमें भ्रष्टाचार सबका देखना पड़ेगा। नहीं, हम सबका भ्रष्टाचार देख रहे हैं, हम सबका भ्रष्टाचार देख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जो झारखंड है, जो छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार है उस पर बात क्यों नहीं हो रही इस सदन में? बताइए ना क्या क्या उन्होंने अच्छा देखिए इस देश में किरण वालिया जी महोदय मुझे समाप्त कर रहने दीजिए, शायद मुझे दोबारा मौका न मिले। इस देश में भ्रष्टाचार को संस्थागत स्तर पे स्थापित करने का काम जिस बिजनेस घराने ने किया, आज वो बिजनेस घराना नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार को केंद्र में सत्तासीन देखना चाहता है। इसका कोई मतलब है या नहीं है? आपको जानकारी उन्होंने दी? ये जानकारी किसने दी आपको? देखिए ये आपको जानकारी किसने दी? संदीप जी ने दी? नहीं, मैंने आपसे कहा मैं पार्टी में नहीं हूँ। कह रहे हैं वो देखना चाहता है। देखिए मैं पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। जहाँ पर आप तथ्य तो बताइए, जहाँ पर आप कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे आप जो कहते हैं उसके लिए आपकी शाबाशी, जिस घराने का आपकी शाबाशी संबंध करवा रही है वो क्या, उसको जानकारी किसने दी? वो क्या जानकारी, ये तो बताइए। एक मिनट, ऐसा है देखिए, आप ब्रीफ लेके कुछ भी बोले यहाँ पे। ये सदन जो है, सदन की गरिमा रखिए। बिल्कुल। सदन की क्या गरिमा है कि यहाँ पे बैठ के हम झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा ये बताइए, सुनिए गरिमा की बात, चलिए गरिमा की बात, सबसे बड़ी गरिमा क्या है? और सुधांशु जी गरिमा पे बात करते हैं। सुधांशु जी के अंदर नहीं एक मिनट, आप गरिमा पे बात करिए। देखिए गरिमा ये है कि फिर सब लोग सच बोले। आप बोलिए ना, गिरेबान में आप मुझे बता के दीजिए कि हमारे बताइए क्या बीजेपी। नहीं शिवाजी एक मिनट, यहाँ मुझे बोलना पड़ेगा। अगर आप इतना सीधा आरोप लगा रही हैं, अगर आप इतना सीधा आरोप लगा रही हैं, एक मिनट सुधांशु जी देखिए उन्होंने बोला आपके पास कोई तथ्य है क्या उसके? आप गरिमा आपके पास ना शिवाजी जानकारी है, लेकिन क्योंकि आपको बोलने का मौका मिला आपको झूठ बोलना है। गरिमा का ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। अपनी विश्वसनीयता रखिए। अच्छा चलिए, बहुत आपकी विश्वसनीयता है, उस विश्वसनीयता को किसी उद्देश्य से खराब न करिए। नहीं एक मिनट शिवाजी नहीं देखिए, कहीं तो बीजेपी में ने भी कहीं कुछ करप्शन किया होगा। बात क्या हो रही है? बीजेपी बात क्या हो रही है? शिवाजी किसी भी व्यक्ति या पॉलिटिकल पार्टी पर आप इस सदन में बिना सबूतों के आरोप नहीं लगा सकती। हम यहाँ किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा रहे हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हैं, लेकिन बिना सबूतों के आरोप लगाना मैं इसको सदन की मर्यादा के खिलाफ मानता हूँ। संदीप दुबे जी आप बोलेंगे, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। बोलिए जी, मैं भी खड़ा हूँ बार-बार। हाँ चलिए आप बोलिए, आप बोलिए। कम से कम सीमा का थोड़ा हमारा भी ख्याल रखिए। बिल्कुल। अध्यक्ष जी, मैं किरण जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। बार बार जब कोई कांग्रेस पे प्रश्न उठता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी उंगली उठा देते हैं, कहते हैं आपके लोग भी भ्रष्ट हैं। मैं एक दो उदाहरण देता हूँ। लेकिन अभी किरण जी आपका कुर्ता बड़ा उज्जला है। नहीं, ये मेरा अपना धुलवाया हुआ है, इसीलिए कांग्रेस का नहीं। तो पार्टी को भी थोड़ा धुलवाया करिए। अभी तक मैं साफ हूँ, मुझे अभी तक साफ। पार्टी धुली धुलाई है, राम की पार्टी है, चिंता मत करिए। धुल गई। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ किरण जी से। पूरी धुल गई पार्टी। हाँ, मैं एक बार किरण जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि बार बार किरण जी येदियुरप्पा जी का नाम लेती है। भारतीय जनता पार्टी को भी पता था कि दक्षिण में एक ही भारतीय जनता पार्टी के शासन वाला एक राज्य है और वहां पे कोई भी निर्णय लेंगे तो उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। फिर भी चूंकि करप्शन का मामला था, भारतीय जनता पार्टी ने कठोर निर्णय लिया और येदियुरप्पा जी को हटाया। उसका नतीजा ये हुआ कि दक्षिण में जो एकमात्र राज्य था भारतीय जनता पार्टी का, वो आज हाथ से निकल गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लेने में कहीं संकोच नहीं की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब विकलांगों का पैसा खाने का आरोप सलमान खुर्शीद जी पे लगा तो एमओएस से कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। जब हरियाणा में भूमि घोटाले का आरोप कांग्रेस पार्टी के सरकारी दामाद रॉबर्ट बढेरा पे लगा तो इनको क्लीन चिट दे दिया गया और वहां पर अशोक खेमका को आज भी सजा मिल रहा है। विपक्ष से प्रश्न पूछने का इनको हमेशा अवसर मिलता है, क्या दोहरा मापदंड इनकी नहीं है? चलिए सुन लिया आपकी बात, सुन लिया। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी के लोग बार बार ये जाके खड़ा करते हैं कि ये है वो है। आपको याद होगा अभी जब हमारी सदन की सदस्य बोल रही थी तो किरण जी कह रही थी कि कुछ प्रूफ दिखाइए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब प्रूफ की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल जी 172 पेजों का प्रूफ लेके दिखा रहे थे कि यह शीला दीक्षित जी के खिलाफ है। जब उनसे वहां मांगा लोगों ने तो कहा कि वो गायब हो गया। चलो भाषण अच्छा है आपका। जैसे कोयला घोटाले की फाइल प्रधानमंत्री जी का गायब हो गया, इसका इनको प्रश्न नहीं है। ये बार बार अभी कह रही थी कि बोफोर्स घोटाले के मामले को लेके
आपको याद होगा जब एनडीए की सरकार थी तो आप लोगों ने एक झूठा नारा दिया था कफन का घोटाला। आपकी 10 वर्षों तक सरकार रही, आपने उस पर जांच क्यों नहीं कराया अब तक? आज रही थी कि बोफोर्स घोटाले के मामले को लेके आपको याद होगा जब एनडीए की सरकार थी तो आप लोगों ने एक झूठा नारा दिया था कफन का घोटाला। आपकी 10 वर्षों तक सरकार रही, आपने उस पर जांच क्यों नहीं कराया अब तक? आज भी जॉर्ज फर्नांडिस जैसे ईमानदार आदमी के ऊपर आपने आरोप लगाया है। आप दूसरे पे प्रश्न उठाती हैं। आप सरकार और सत्ता में रही है, 60 वर्षों तक आपने सरकार चलाई। देश आज आपसे पूछता है कि भ्रष्टाचार की जननी तो आप थे ही, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर ले जाकर कहां समाप्त करेंगी, इसका प्रश्न देश की जनता आपसे मांग रही है। आप कोई बहुत साफ सुथरे नहीं हो जाते, सारी दुनिया सब कुछ जानती है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर कुछ सचमुच में इसका संस्थात्मक रूप से कोई इसमें से समाधान करना होगा तो ये पार्टीज जिस तरह से और उसके कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, ये कहना कि ये पॉलिटिकल पार्टी करप्ट है, ये करप्ट नहीं है, इसको आज कोई भी मानने को तैयार नहीं। चाहे वो रीजनल पार्टीज हो, चाहे वो नेशनल लेवल पार्टीज में हो, उसमें व्यक्ति विशेष करप्ट हो सकते हैं, पार्टी पूरी कोई करप्ट नहीं होती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि संस्थात्मक तरीकों से किन राजनीतिक दलों ने कोशिश करी कोई ढांचे को बदलने की। आज गुजरात की बात आप कर रहे हैं मॉडल की, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है कि बड़े व्यापारियों के लिए सब कुछ सुगम है और ये कह रहे हैं आज अप्लाई करो 2 दिन में निर्णय हो जाता है। और सोशल पैरामीटर्स पर सुधांशु मित्तल जी, क्या भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है? और मेरा सीधा सवाल है, जो दत्ता साहब ने आगे बढ़ाया उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आप और श्याम जाजू जी की तरफ फेंक रहा हूँ। बीजेपी मानती है कि उनसे भी गलतियां हुई हैं, उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है। हमने नहीं करा। आपने नहीं करा? सुनिए, भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। आंख में स्वप्न और पेट में आग, ये 2 चीज है जिससे आपकी इच्छा शक्ति निकलती है कोई व्यवस्था की कुरीति को लड़ने की। भ्रष्टाचार के 2 आयाम हैं। एक होता है जिसको कहते हैं जबराना, हर छोटी चीज जिसका मेरा हक था उस पर जब तक पैसे नहीं दूंगा मैं तब तक मेरा काम नहीं होगा। सबसे ज्यादा दुखी आदमी उससे होता है क्योंकि ये उसके आत्मसम्मान पर कुठाराघात होता है। देयर इज रिवल्जन टू दिस। ये सारा अपनी व्यवस्थाएं जो हैं उनको सुचारू करने से इस पे खात्मा करा जा सकता है। दूसरा जो भ्रष्टाचार होता है वो ऊपर की मिलाजुली वाला होता है कि भाई तुम्हें 100 रुपए का मैंने फायदा करवाया, मेरा क्या हिस्सा है, मिलाजुली वाला होता है। इसमें सतर्कता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। हिंदुस्तान के अंदर जो आपका विजिलेंस का मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करिए, खासतौर से पीपल इन हाई प्लेसेस। मैं किसी राजनीतिक दल की ओर से नहीं बात करना चाहता। पीपल इन हाई प्लेसेस जिनके पास क्षमता है अपने पद का दुरुपयोग करने की, उनके ऊपर सतर्कता से नजर रखिए। 2 चीजें, लेकिन इसके आगे और ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है जो हम लोग डर के मारे चर्चा नहीं करेंगे, वो है कि जब पकड़ा जाए आदमी तो उसका हश्र तो बनना चाहिए। पकड़ा जाए आदमी, रंगे हाथों पकड़ा जाए आदमी और 10 साल मुकदमा चलता रहेगा, उसके बाद छूट जाएगा। इसका क्या नतीजा है? इसका समाधान है? इन्होंने बड़ा अच्छा बात कही, हर भ्रष्टाचार के केस को फास्ट ट्रैक करिए, 3 महीने के अंदर इस पे कोर्ट फैसला ले। देखिए, मैजेस्टी ऑफ लॉ ऑफ लैंड कहते हैं। कोई भी सभ्य समाज कब चलता है? जब कानून की मैजेस्टी होती है। और मैजेस्टी ऑफ लॉ ऑफ लैंड के लिए महत्वपूर्ण है कि जो जना कानून का उल्लंघन करता है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। हमारे यहां सजा नहीं मिल रही है, पकड़े भी जाते हैं, सजा नहीं मिल रही है। और जब तक सजा नहीं मिलेगी गुनाहों की तब तक आप इस व्यवस्था से लड़ेंगे कैसे? तो इसलिए आपको तीन संस्थानों को मिलके एकजुट होकर इस अभिशाप से लड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान की राजनीति को लड़ना पड़ेगा, हिंदुस्तान के प्रशासनिक ढांचे को लड़ना पड़ेगा और हिंदुस्तान की न्यायपालिका को मिलकर इससे लड़ना पड़ेगा। तब हम इस देश से इस भ्रष्टाचार के अभिशाप से मुक्ति दिला सकते हैं। संदीप दुबे, इसमें आम आदमी कहीं नहीं। देखिए, 1 मिनट। आम आदमी इसलिए नहीं है कि आम आदमी से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं आज।
नहीं, आम आदमी प्रश्न खुद ही ज्यादा पूछती है। नहीं, हम तो भ्रष्टाचार को इस देश में मुद्दा बना के बैठे हैं। आज हमारे वजह से भ्रष्टाचार मुद्दा है। हमारी नीयत और नीति दोनों चीजें साफ है और भाजपा कांग्रेस के दोनों पार्टी के लोग मिले हुए हैं। ये कभी इसको मुद्दा नहीं बनने देंगे अध्यक्ष, ये इस विषय को कभी मुद्दा नहीं बनने देंगे। आज हम बता दें, इस चुनाव में नहीं बनने देंगे। हमारी नीयत साफ है, भ्रष्टाचार को मुद्दा बना चाहते हैं, भ्रष्टाचार इस देश का मुद्दा बने। चुनाव किराएनामा दे रहे हैं, बाहर से जो फंड लेके आते हैं, उसके बाद ये हम एक दूसरे पे उंगली उठाएं, आप हमें चोर कहें, आप हमें कहें, इसको मुद्दा बनाइए। आपकी पार्टी लड़े, आम आदमी तो चाहता है, आम आदमी चाहता है कि हमारी नीयत अच्छे लच्छेदार भाषणों से काम नहीं चलने वाला देश का। आप लोग खुद करप्ट हो गए हैं, उसका देखिए हमारी क्रेडिबिलिटी डाउन है। हम लड़ रहे हैं चूंकि भ्रष्टाचार से, इसलिए और जो लोग हैं जो चोर टाइप के लोग, हमें भी चोर बनाने पे मुश्किल है और आप सब लोग उसमें साथ दे रहे हैं। आप हमें कभी छोड़ कह रहे हैं, आप हमें कभी छोड़ कह रहे हैं। आपको तो साथ मिलकर काम करना चाहिए। देश को खाने पे भी पैसा ले रहे हैं, अपना इस देश में 10,000 योगदान दे सकते हैं, वो सुनिश्चित करिए। जब हम कहें कि आप चोर, उससे अच्छा कि आप देश के लिए निकल के आगे आए और आप कुछ करें। हम बार बार एक दूसरे पे दोषारोपण न करें। अगर इस तरह एक दूसरे को हम पॉकेट मार घुसता है, देखिए बीजेपी और कांग्रेस की यही चाल है कि इस पार्टी को भी वैसे ही बना दो जैसे सारी पार्टियां। ये इनकी चाल है, इनकी चाल है और देश की जनता समझ रही है। फिर मैं किरण वाले ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। एक मिनट रुक जाइए, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम फिर इस बातचीत को जारी रखेंगे। मैं सिर्फ बात कंप्लीट कर रही हूँ। सामाजिक मानदंडों की जितनी बात है, आज 200 रुपए की पेंशन मिल रही है गुजरात में। क्या आप जानते हैं कि और वो भी जितने भी मापदंड हैं, चाहे वो स्कूलों का स्तर है, चाहे वो मिड डे मील की बात है, सबसे नीचे के स्तर पर है। तो किसके लिए सुगम है, किसके लिए आसान है? वो एक व्यापारी वर्ग है और व्यापारी वर्ग में भी तमाम संप्रदायों को खुश करने की कोशिश की जा रही है और उन संप्रदायों में भी जो गरीब है उनका रुदन कुछ और है। तो इसलिए कुछ भी कहना कि आज कोई एक व्यक्ति विशेष बहुत ही भ्रष्टाचार से ऊपर उठकर वो कुछ कर रहे हैं, तो उनका ध्यान उस तरफ क्यों नहीं जाता? क्योंकि वहां पर व्यापारी नहीं है खुश करने वाले, वो पूरी तरह टेलीविजन में दिखाए जा रहे हैं कि उनका क्या रुदन है। और इसलिए चलिए ठीक है, मैं गुजरात की नहीं बात कर रही हूँ। ये फैसला सदन का, ये फैसला सदन का। आज आप इलेक्शन ठीक है, ये गर्मागर्म हमारी संसद में ये गर्मागर्म बहस जारी रहेगी, लेकिन मुझे रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। संसद में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे की और सबसे बड़ा मूल सवाल, हमने काफी लंबा डिस्कशन किया है उन तमाम मुद्दों पर जो भ्रष्टाचार यूपीए के शासनकाल में हुआ, जो बीजेपी से संबंधित था, जो दूसरी पार्टियों से संबंधित था और समाज के हाल पे। सुधांशु मित्तल जी, प्रश्न है व्यवस्था का। कोई भी संस्था है, जब उसके सामने एक चीज आती है तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है? देखिए किरण जी, कांग्रेस से झगड़ा क्या रहा है आपके सामने? मैं बोल दूं फिर आप तो वही आप जो बोलना बात जब व्यवस्था की कर रहे हैं तो व्यवस्था की व्यवस्था ही की बतला रहा हूं। हमारा जब इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स उस गलती को सुधारने का ना होके उसको ढांपने का होगा, उसको कहना होगा नहीं ये तो गलती नहीं है, ये तो चोरी नहीं हुई थी। जब सामने दिख रहा है चोरी हुई है, क्यों नहीं मान लेते? उसको ठीक कर लो। जब तक हम डिनायल मोड में चोरी को पेट्रोनाइज करते रहेंगे, तब तक जो है हम कभी भी इस अभिशाप से नहीं लड़ सकेंगे। मैंने कहा ना कि मुझे चोर से झगड़ा थोड़ी है, चोर तो चोर था। चोर की मां क्या कर रही थी? प्रश्न है चोर की मां क्या कर रही है? इंस्टीट्यूशन जो होता है वो मां है। दो दिक्कत है, एक है डिनाइल मोड और दूसरा है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना। खुद ही कह रहा हूं, वो दोनों चीजों पर बात करिए। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि इस समय इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स जो है, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स इस मुद्दे पे सबसे ज्यादा ऐसे में आपके ऊपर बहुत आरोप लगा सकते हम लोग चाहे फिर किसी राजनीतिक दल में मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं। एक मिनट किरण वाले जी, ऐसे जनाब बहुत से हम उदाहरण दे सकते हैं हिंदुस्तान भर में कि किस पार्टी को जिस तरह से आप जिस स्तर पर डिबेट को ले आए। बात भ्रष्टाचार की हो रही थी, आपने सही कहा कि बात व्यवस्था की तभी हो सकती है कि ऊपर से ऊपर तक आदमी जो है इंस्टीट्यूशनली अकाउंटेबल हो। तो ये कोई भी आज निष्कलंकित नहीं बचा है समाज में, इसीलिए जनता एकदम परेशान है और भ्रम की स्थिति में है कि कौन साफ है। अगर लगता भी है कि कोई बेदाग है तो कहीं ना कहीं लगता है
कुछ ना कुछ तो करता होगा। तो बहुत से लोग जो बेदाग हैं उनके ऊपर भी जनता प्रश्न सूचक लगा रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि मॉनिटरिंग सिस्टम हो। अब जैसे उदाहरण के लिए सोशल सेक्टर में बहुत ज्यादा लीकेज होती है, उसमें जरूरी था कि मनरेगा हो या पेंशन स्कीम हो या जितनी भी आप राहत देते हैं, आप एंटाइटलमेंट और राइट्स की बात करिए और वो बैंक में जाना चाहिए। अगर जब तक आप उस तरह के संस्थात्मक दृढ़ निर्णय नहीं लेंगे तो ये लीकेजेस होती रहेंगी और जो लोग बीच में इसका फायदा उठाते हैं, पॉलिटिशियन हो या प्रशासन, जो भी सरकार में होगा। और मैं आपकी इसी बात पे आ रही हूँ, यूपीए पार्टी में जो लोग होते हैं वही तो यूपीए ने इस तरह से राइट्स और एंटाइटलमेंट्स की बात करी है। निर्णय लेने के लिए जब समय आता है, अवसर आता है, उस समय निर्णय क्यों नहीं लिया जाता है? अभी दिल्ली का ही उदाहरण देती हूँ। हमारे यहाँ पेंशन बैंकों में जाती है। किरण जी, आप तो दिल्ली के मंत्री थे, जो है 10 साल में कितने अधिकारियों को आपने भ्रष्ट माना, ये बता दीजिए मुझे। वो तो संस्थात्मक नहीं हुआ। जो भ्रष्टाचार से जनित धन बाहर के बैंकों में है, क्या आप दोनों इस बात की शपथ लेते हैं कि अगर आपकी सरकार आती है या आपकी सरकार आती है तो वो सारा का सारा ब्लैक मनी जो है जनित धन बाहर के बैंकों में है, क्या आप दोनों इस बात की शपथ लेते हैं कि अगर आपकी सरकार आती है या आपकी सरकार आती है तो वो सारा का सारा ब्लैक मनी जो है भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोकप्रतिनिधियों लिख के दिया है। अगर हमारा एक रुपया भी विदेश में होगा तो वो हम समर्पित करते हैं। इस चीज को करना नहीं भी आप लोग इस चीज को करना नहीं। आपके पास लिस्ट पिछले 4 साल से है, 4 साल से आप लोग के पास लिस्ट है, कितना पैसा कहाँ पे है? आप लोगों ने आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया? सिर्फ यूपीए के तहत ये हुआ क्यों नहीं लाए 4 साल में? आप लोग जैसे देशों से उनके जो कानून थे उसमें मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि हसन अली खान मैं कह सकता हूँ कि उनके वकील रहने की हैसियत से हसन अली, काशीनाथ तापुड़िया, उनकी दोनों की पत्नियां और फिलिप, ये 5 लोगों पे दोष है कि उनके पास जो है 8 बिलियन US डॉलर जो है स्विट्जरलैंड में जमा है। मैं इस सदन के माध्यम से, उनके वकील होने के माध्यम से कहता हूं कि पूरा फर्जीवाड़ा उन्होंने उस तरह का किया जिस तरह का कनाट पेश के कॉफी होम में बहुत सारे लोग करते हैं कि हम आपको फॉरेन फंडिंग दिला देंगे। हसन अली चूंकि एक बड़ा अमीर आदमी था, उसने सारी चीजें जो है एक नेट पे तैयार की, अपने लैपटॉप में डाली। फिलिप जो कि हिंदुस्तान का नागरिक होके स्विट्जरलैंड में रहता है, उसे बुलाया। मैं आपको बता रहा हूँ पूरी चार्जशीट फर्जी है, पूरी चार्जशीट मेरी कंप्लेंट मैंने कंप्लेंट बनाई है। सवाल यहाँ पे ये है, एक सेकंड दत्ता जी मैं जरा एक सेकंड, दोनों पार्टी से मैं जानना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट लॉबी और पॉलिटिकल पार्टीज की जो नेक्सस है उस पे किस तरह का कानून लाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, दोनों पार्टी से बीजेपी और कांग्रेस से किस स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन में एक सेकंड, मुझे चेयर से खड़ा होना पड़ेगा, वरना मुझे चेयर से खड़ा होना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, इस सदन का हम सब सम्मान करेंगे। अभी तक अध्यक्ष जी हम लोगों ने उन घोटालों की चर्चा की है जो सरकारी स्तर पर है, शीर्ष स्तर पर है, उसमें से कुछ चीजों को चिन्हित किया है। ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है। अगर राज्यों को हम ले लें, जो सरकारी स्तर पर घूसखोरी है, दलाली है, दबाव डाल के पैसा लेना है, मेरा मानना है कि ये सब मूल बीमारी के लक्षण हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हम जितनी चर्चा कर रहे हैं मूल बीमारी की लक्षण है। बड़े स्तर पर लूट कई प्रकार की होती है और हमारे जो कानून की प्रक्रिया है वो उसमें कई बार लोगों बेदाग बच जाते हैं। जैसे कहा है ना, कभी यहां तुझे ढूंढा कभी वहां ढूंढा, तेरे दीद की खातिर जाने कहां कहां पहुंचा, अरे गरीब लुट गए पामाल हो गए, किसी तलक न तेरा निशा पहुंचा। ऐसे हजारों लोगों को आप नहीं छाड़ सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि भ्रष्टाचार में कानून की अपनी सीमाएं हैं। ये एक सांस्कृतिक प्रश्न है कानूनी के साथ साथ, और जब मैं सांस्कृतिक कहता हूं तो इसमें आर्थिक भी है, इसमें राजनीतिक भी है और सामाजिक भी है। मैं 4 जरूर सुझाव दूंगा, शायद देश के लिए भी और इस सदन के लिए भी।
सबसे पहले जो इस देश में जरूरत है, जो दोनों पार्टियां नहीं कर रही है, वो है संस्थागत बदलाव की, कि सरकारों के पास, ब्यूरोक्रेट के पास जो इतने केंद्रीकृत शक्ति है वो धीरे कम की जाए, वो शक्ति नीचे आए, पहली बात। दूसरा, जो भ्रष्टाचार की जननी है हमारी चुनाव प्रणाली है, क्योंकि इस चुनाव प्रणाली में कोई ईमानदार आदमी कम खर्च से चुनाव लड़ भी नहीं सकता है, जीत भी नहीं सकता है। अब आज 70 लाख तो कर दिया है, तो पहले कैसे चुनाव प्रणाली में बदलाव हो। तीसरी बात जो हमने सबसे खतरनाक किया है कि विकास का मापदंड हमने ये कर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा धन का जब निवेश होगा, बड़े उद्योग और बड़े कारोबार लगेंगे, उसी से विकास होगा। वो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है, ठेके से लेकर सरकारी वहां से आती है। और चौथा जो सबसे खतरनाक है कि हमने पूरी शिक्षा प्रणाली को इसी विकास के अनुकूल बना दिया है जिसमें मोरालिटी कुछ नहीं है। अधिक से अधिक तुमको कोई पद मिल जाए, पैसा मिल जाए, तुम्हारा प्रभाव बढ़ जाए, यही जीवन सफल है। एक समान प्लेइंग ग्राउंड पर अगर लोगों को रखना है तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसके लिए आपको जो भी खर्च करना होगा वो लाना पड़ेगा। और किस तरह के जो खर्चे हैं, मैं सोचती हूँ कि हमें पब्लिकली अगर फंड्स रेज करना है तो उसमें अमेरिका की जो प्रणाली है उसमें पारदर्शिता है, और वो ऐसे नहीं कि माफ करना आम आदमी पार्टी ने घर घर से ना जाने कितने पैसे इकट्ठे किए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। वहाँ पे अगर ये जिसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो वहाँ एग्जैक्टली, तो वहाँ पर जिस तरह से करो और शाम को वो करोड़ रुपए का अकाउंट कैसे आ जाता है, तो कितना दे दिया लोगों ने? पब्लिक जितना कलेक्ट हुआ आपको शायद मालूम नहीं कितना कलेक्ट हुआ। पब्लिक फंडिंग आप चलिए ठीक है, किरण वालिया जी आपका रेस करने का तरीका नहीं होना चाहिए, स्टेट फंडिंग होना चाहिए, इलेक्शन होनी चाहिए, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। चरित्र को बदलने के लिए करते रहेंगे। इतनी मूलभूत समस्या है, केवल हेल्पलाइन निकालकर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, यह सिद्ध हो चुका है। जब तक लोक प्रतिनिधियों की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही समाज के प्रति नहीं बनती है और कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी करप्ट लोगों को रिवार्ड करते रहेगी, उनको शिष्टाचार करेगी, भ्रष्टाचार को डिग्निफाइड करेगी, तब तक इस देश का भ्रष्टाचार इसलिए पूरे देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए न्यायालय लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नैतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जनता को अलर्ट होना पड़ेगा। कोई उस पर एक चारा है। सरकारों ने कितने लोगों को जेल भेजा है, आप अगर इस तरह के आरोप लगाएंगे, एक भी पैसा गवर्नमेंट लोकपाल में लाने में आपको 4 साल। चलिए मैं आप सब लोगों को यही रोकूंगा, बहस गर्मा गर्म है, हम इस पर घंटों बहस कर सकते हैं, हम इस पर घंटों बहस कर सकते हैं, लेकिन जो नतीजा निकलकर सामने आ रहा है, सभी को लगता है कि भ्रष्टाचार को खत्म होना चाहिए। और भ्रष्टाचार को खत्म करने के जो उपाय सुझाए गए हैं उसमें सबसे पहला सुझाव चुनाव सुधार का है, और साथ ही साथ संस्थागत बदलाव भी होने चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आने वाली सरकार क्या ये सब करेगी, क्या उसके पास इस बात की नीति और नीयत दोनों है, ये परखने वाली बात होगी। हमारी संसद में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।